हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर रीड करेंगे वो आपकी इंग्लिश युवक भारती की बुक है क्लास 12th की, इससे लिया गया है। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द कॉप एंड द एंथियम। ये आपकी क्लास 12th की इंग्लिश कुमार भारती की बुक से लिया गया है। चैप्टर का नाम है द कॉप एंड द एंथियम। कॉप मीन्स पुलिस एंड एंथियम मीन्स गान, यानी कि गाना। अब इसके आगे आप नेशनल लगा दो तो नेशनल एंथियम बन जाएगा, मतलब राष्ट्रगान। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एंथम दिया गया है, सिर्फ गान, पुलिस वाला और गान। अब ये देखिए, गान गाना। अब ये चैप्टर लिखा किसने है? ये चैप्टर ओ हेनरी ने लिखा है। अब ओ हेनरी जो है वो काफ़ी फेमस राइटर हैं। पहले हम जान लेते हैं ओ हेनरी के बारे में, जो यहाँ पर आपका बिगिनिंग में दिया गया है। ओ हेनरी जो है, जो विलियम सिडनी पोर्टर हैं, इनका स्यूडनीम है, मतलब ये इनका फेक नाम है। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है विलियम सिडनी पोर्टर। और ये 1862 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1910 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये क्या थे? एन अमेरिकन राइटर इज़ बेटर नोन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी। और ये जो विलियम सिडनी पोर्टर अमेरिकन राइटर हैं, ये अपने जो पेन नेम है इनका ओ हेनरी, उससे जाते हैं। मतलब इन्होंने जो राइटिंग्स लिखी हैं, जो भी इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या लॉन्ग स्टोरीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, जो कुछ भी है, पोएम्स है, वो सब इन्होंने अपने पेन नेम ओ हेनरी से लिखी है। ये ओ हेनरी नाम के पीछे की भी कहानी है। ये इनको कैसे मिला था? ये जो विलियम सिडनी पोर्टर हैं, ये जो थे बैंक में काम करते थे और बैंक में एम्बेजलमेंट यानी कि गबन के आरोप में इनको 3 साल की जेल हुई थी, कारावास हुआ था। तो जेल से निकलने के बाद इन्होंने जो जेल में काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनमें से एक का नाम था ओरिन हेनरी। उसी के नाम को लेकर इन्होंने ओ हेनरी अपना नाम रखा और वापस से अपनी जो गंभीर राइटिंग्स थी उनको लिखना शुरू किया। ही वॉज ए वॉरेसियस रीडर सिंस चाइल्डहुड। उन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। ही स्टार्टेड ए ह्यूमरस वीकली द रोलिंग स्टोन। उन्होंने एक विनोदी ह्यूमरस वीकली का मतलब होता है विनोदी साप्ताहिक, उन्होंने एक शुरू किया, उसका नाम था द रोलिंग स्टोन। एंड व्हेन द वेंचर फेल्ड, और जब ये वेंचर जो था उनका ये फेल हो गया, ही जॉइंड द हाउस्टन पोस्ट एज ए रिपोर्टर, कॉलमनिस्ट एंड ओकेजनल कार्टूनिस्ट। जब उनका ये जो वेंचर था, उद्यम था, ये विफल हो गया तो उन्होंने क्या किया? एक रिपोर्टर के रूप में, स्तंभकार और सामयिक कार्टूनिस्ट के रूप में ह्यूस्टन पोस्ट में वो जो थे शामिल हो गए। दी स्टोरी द कॉप एंड द एंथियम इज वन ऑफ द ओ हेनरीज वेल नोन स्टोरी। ओ हेनरी की जो ये स्टोरी है, द कॉप एंड द एंथियम, ये उनकी मतलब जो ये कहानी है ना, द कॉप एंड द, ये ओ हेनरी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ जो हैं उनमें से एक है। To describe his style of writing, people have often used the term smile with tears, which implies his twisted way of thoughts and endings in almost every story. उनकी लेखन शैली का वर्णन करने के लिए लोगों ने अक्सर मुस्कान के साथ आंसू शब्द का प्रयोग किया है, जो लगभग हर कहानी में उनके विचारों और अंत के विकृत तरीके को दर्शाता है। ग्रेजुएशन में इनकी एक स्टोरी है ओ हेनरी, रिटन बाय ओ हेनरी आफ्टर 20 ईयर्स। वो भी इसी तरह की एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टू फ्रेंड्स की जो 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद मिलते हैं, उस स्टोरी में भी एक गजब का ट्विस्ट आता है जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे अपने ग्रेजुएशन लेवल पे। In this story, the main character Sophie is a vagabond and a person with criminal background. इस स्टोरी का जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सोपी। और वो कैसा है? वो वैगाबॉन्ड है। वैगाबॉन्ड कैसा है? आवारा है, मतलब वो एक आवारा व्यक्ति है और जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। He makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. और वो मतलब डिफरेंट प्लान्स बनाता है, अलग अलग योजनाएं बनाता है जेल में वापस जाने के लिए, क्योंकि उसके पास ही हैज़ नो शेल्टर, क्योंकि उसके पास कोई भी ठहरने का स्थान नहीं है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सीवियर विंटर, जिसमें वो कड़ाके की सर्दी से अपने आप को बचा सके, ऐसी कोई भी जगह उसके पास नहीं है। तो वो जेल में फिर से प्रवेश करने के लिए, वापस जाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है भीषण सर्दी पड़ने वाली है। और ये स्टोरी भी न्यूयॉर्क में हैपन होती है। और जो ओ हेनरी की एक ना हैबिट है, उनकी कई सारी स्टोरीज जो है न्यूयॉर्क में ही बेस्ड हैं। जैसे अभी मैंने आपको आफ्टर 20 ईयर्स के बारे में बताया था, वो भी न्यूयॉर्क में ही बेस्ड है, मतलब न्यूयॉर्क के अंदर ही हैपन हुआ है वो सब भी उस स्टोरी में जो दिखाया गया है और इसमें भी। दी स्टोरी एंड्स इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। और ये जो स्टोरी है ये मतलब एकदम अप्रत्याशित तरीके से, एकदम अनएक्सपेक्टेड वे, आप सोच भी नहीं सकते कि एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में ये स्टोरी जो है एंड होगी। O. Henry has depicted Sophie's futile attempts to get arrested in a very humorous way.
ओ हेनरी ने गिरफ्तार होने के लिए सोफी के प्रयासों को बहुत ही विनोदपूर्ण तरीके से चित्रित किया है। ह्यूमरस वेन मतलब बहुत ही विनोदपूर्ण तरीके से। द कॉप एंड द एंथियम इज अबाउट फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट। ये जो है ना, ये जो कहानी है ये है स्वतंत्रता और कारावास के बारे में। फ्रीडम मतलब आज़ादी एंड कन्फाइनमेंट मतलब कारावास के बारे में। इनिशियली सोफी फील्स दैट देयर इज फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज एंड वरीज इन कन्फाइनमेंट प्रिजन। शुरुआत में सोफी को क्या लगता है कि जब वो कन्फाइनमेंट यानी कि जेल चला जाएगा तो उसको सारी मिजरीज और चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। कौन सी मिजरीज और चिंताओं से? इस समय उसे कौन सी चिंता है? उसे सबसे बड़ी इस समय एक ही चिंता है कि अभी जो भीषण सर्दी पड़ने वाली है, उस सर्दी में वो बेचारा कहाँ पे अपनी मतलब रातें, उसके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई शेल्टर प्लेस नहीं है कि भाई वो कहाँ पे रहेगा। ये सारी चिंताएं उसे क्या लग रहा है कि जेल जाने के बाद मेरी ये सारी चिंताएं जो हैं वो एंड हो जाएंगी। The notes of Anthem transforms him from within and he resolves to work hard। लेकिन जो गाना है, जो गान है, उसके स्वर उसे भीतर से बदल देते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज कर देते हैं, रूप परिवर्तन कर देते हैं। उसका मतलब जो उसकी जो जैसी वो उसका अभी तक टेंडेंसी थी ना उसकी, जो वो कर रहा था उसको बिल्कुल चेंज कर देते हैं। एंड ही रिजॉल्व्स टू वर्क हार्ड, और वो कड़ी मेहनत करने का संकल्प करता है। सोफी फेसेस द आयरनी ऑफ फेट। लेकिन सोफी क्या करता है, उसको भाग्य की विडंबना का, आयरनी ऑफ फेट मतलब भाग्य की विडंबना का सामना करना पड़ता है। एज द मोमेंट ही रियलाइज द रियल फ्रीडम लाइज इन वर्चुअस लाइफ। जिस क्षण जैसे ही उसे पता चलता है कि जो वास्तविक आज़ादी है वो किस में है, वो एक वर्चुअल लाइफ में है, यानी कि एक पुण्य जीवन में निहित है। उसी सन एट द वेरी मोमेंट ही इज टेकन इनटू कन्फाइनमेंट, और उसी समय उसे जेल हो जाती है। मतलब अभी तक वो बेचारा, इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो कितने कितने सारे उपाय करता है कि किसी तरह उसे जेल जाने को मिल जाए। बट फाइनली क्या होता है, बेचारा होपलेस हो जाता है कि उसे तो जेल होने वाली ही नहीं है, कोई उसे पकड़ ही नहीं रहा था। लेकिन लास्ट में एक गाना सुनता है वो चर्च के बाहर, वो उसे इतना अच्छा लगता है कि वो ना अपने आप को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बारे में सोच लेता है। वो परिवर्तित हो जाता है कि अब मैं ये सब कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करूंगा, आवारागर्दी नहीं करूंगा, अब मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगा। और ठीक उसी मोमेंट पे क्या होता है, उसकी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है और उसे जेल हो जाती है। मतलब ये सब देखने के लिए चलिए हम हमारे चैप्टर को रीड करते हैं। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ें। दी कॉप एंड दी एंथियम। इसे मैंने ना आगे नंबर डाले हैं पैराग्राफ वाइज, ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। कोई पैराग्राफ आपको क्लियर ना हो तो वी कैन डू इट अगेन, और एग्जाम टाइम में भी हम जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो हम करेंगे, तो हमें नंबर से बहुत हेल्प हो जाएगी। और जो इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है उन्हें भी हम साथ के साथ देखते जाएंगे। Sophie left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together। सोफी ने क्या किया, सोफी जो था वो अपनी, पहले हम जान लेते हैं, वैसे तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया इस स्टोरी के बारे में, मगर फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। ये जो स्टोरी है दी कॉप एंड दी एंथियम, ओ हेनरी द्वारा लिखी, ये एक लघु कहानी है। और ये जो सोफी जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो एक होमलेस बेघर आदमी है। मतलब ना तो उसके पास रहने के लिए घर है और वो उसके पास कोई रोज़गार भी नहीं है, और वो ही इस कहानी का रियल हीरो भी है। अब वो बेचारा बेघर भी है, बेरोजगार भी है। अब क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क में बहुत कड़ी सर्दी स्टार्ट होने वाली है, और आने वाली सर्दी के दौरान जो है सोफी को 3 महीने तक आराम से रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत थी। अब सोफी जो था वो अपने रिश्तेदारों के घर में भी भोजन और रहने के लिए जगह तो प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो वहाँ जाता तो उसे क्या करता, अगर उसे खाने के लिए भी टेंशन नहीं होती तो भी उसे अपने कपड़े धोने पड़ते, और जो उसके रिलेटिव्स हैं उनके जो अलग अलग जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब भी देना पड़ता, और उससे ना मतलब उसके आत्मसम्मान को, अपनी ये स्वतंत्रता खोना, मतलब जो अपनी फ्रीडम है वो खोना पसंद नहीं करता था वो। इसलिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि भाई नहीं, मैं तो जेल जाना पसंद करूंगा। अब देखते हैं चैप्टर में कि किस प्रकार सोफी जो है वो अपनी सर्दी का इंतजाम करता है, या फिर 3 महीने सर्दी बिताने के लिए उसे जेल मिलती है, विंटर होम बुलाता है, या फिर क्या होता है सोफी के साथ। तो सोफी क्या करता है, सोफी बेंच से उठा और टहलते हुए, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर दिया गया है, इसका पूरा नाम है मेडिसिन स्क्वायर पार्क, और ये न्यूयॉर्क में है। इसका नाम है, सिर्फ स्क्वायर दिया गया लेकिन इसका फुल नेम है मेडिसिन स्क्वायर पार्क, और ये न्यूयॉर्क में है। तो सोफी जो है वो अपनी बेंच से उठता है और मेडिसिन स्क्वायर पार्क से बाहर निकलकर धीरे धीरे वहाँ तक आया जहाँ पर ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू जो है वो फ्लो टुगेदर, मतलब साथ साथ चलते हैं, यानी कि मिलते हैं। अप ब्रॉडवे ही टर्न्ड एंड स्टॉप्ड एट ए लग्जरियस कैफे, और वो ब्रॉडवे की ओर मुड़ा और एक महंगे लग्जरियस कैफे पर रुका। सेकेंड पैराग्राफ पर चलते हैं। सोफी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड।
सोफी को अपने कोट के सबसे निचले बटन से लेकर ऊपर तक अपने आप पर पूरा भरोसा था। मतलब निचले बटन से लेके, मतलब जैसे हम हर कोई 2 कपड़े पहनता है ना, ऊपर शर्ट और नीचे पैंट, तो उसे अपनी पैंट पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन अपने कोट पे पूरा भरोसा था, नीचे के बटन से लेके ऊपर तक। ही वॉज शेवन, क्यों? क्योंकि उसने शेविंग की हुई थी बहुत अच्छी। एंड हिज कोट वॉज ट्रिम एंड नीट, और उसका कोट जो था वो भी एकदम स्मार्ट और साफ सुथरा था। ब्लैक बो, उसने एक ब्लैक बो पहना था। हैड बिन प्रेजेंटेड टू हिम बाई ए लेडी मिशनरी ऑन ए थैंक्स गिविंग डे, जो उसे एक लेडी मिशनरी ने, मिशनरी महिला होती हैं जो ईसाई धर्म प्रचारक होती हैं, वो उन्होंने उसे थैंक्स गिविंग डे पर दिया था। उसने वो काले रंग का बो भी पहना हुआ था, साफ सुथरा स्मार्ट कोट भी पहना हुआ था, और वो क्लीन शेव था, यानी कि उसने शेविंग भी की हुई थी। अब ये थैंक्स गिविंग डे क्या होता है? जो नवंबर का 4th थर्सडे होता है यूएसए में, उसे धार्मिक उत्सव, ट्रेडिशनल फैमिली मील्स के रूप में मनाते हैं। मतलब उस दिन ट्रेडिशनल फैमिली मील्स करते हैं। यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए, दी 4th थर्सडे ऑफ नवंबर मार्क्ड बाय रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेज एंड ट्रेडिशनल मील्स। जो 4th थर्सडे है नवंबर का, उसमें वो लोग रिलीजियस मतलब धार्मिक कार्य करते हैं और ट्रेडिशनल मील्स, पारंपरिक भोजन करते हैं। तो वो पूरा का पूरा टीप टाप था, ऊपर पैंट से ऊपर वाला हिस्सा उसका, और नीचे का जो उसका, वो ऐसा क्यों कह रहा है? ये सब कुछ पहनकर सोफी जो है अब अपने जेल जाने के लिए किसी भी तरह से उसे लग रहा है कि मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। अब कोई ना कोई प्लान को वो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his। अब वो कहता है कि अगर वो किसी भी तरह, भाई देखो वो ऐसा क्यों कह रहा है कि अब वो अगर किसी भी तरह बिना संदेह, मतलब कोई इस पर शक ना करे, इस तरीके से अगर वो किसी भी रेस्टोरेंट में टेबल तक पहुंच सकता है। कौन से रेस्टोरेंट में? जिस लग्जरियस कैफे के सामने वो रुका था, कि अगर वो कैफे टेबल तक पहुंच जाता है तो जीत उसकी है, सफलता उसकी है। लेकिन उसे डाउट क्यों है? क्योंकि वो जो लास्ट बटन है उसके कोट का, उससे ऊपर तक तो वो टीप टाप है, लेकिन नीचे उसके फटे हुए जूते हैं, फटी हुई पतलून है, बिल्कुल खराब लुक है उसका। तो उसे लग रहा है कि कहीं कोई उसे देख ना ले। The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind। क्योंकि वो कह रहा है कि अगर टेबल तक पहुंच गया ना किसी तरह, तो जो टेबल से ऊपर का उसका हिस्सा है, उसका कहने का मतलब है जब वो चेयर पे बैठ जाएगा तो नीचे की उसकी जो फटी हुई पतलून है, टूटे फूटे जूते हैं, वो सब तो दिखेगा नहीं, सिर्फ जो टेबल से ऊपर का हिस्सा है वही दिखेगा। इसलिए वो सोच रहा है कि किसी तरह भाई बिना कोई मुझ पे शक किए मैं टेबल तक पहुंच जाऊं, और इससे जो वेटर है उसके माइंड में कोई शक भी नहीं होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा। ए रोस्टेड मेलार्ड डक। अब वो देखो, अभी रेस्टोरेंट में वो गया नहीं है, लेकिन उसके सपने देखो, वो क्या क्या सोच रहा है कि वो रेस्टोरेंट में जाने के बाद क्या क्या खाएगा। ए रोस्टेड मलाड डक, एक रोस्टेड मलाड डक खाएगा वो, मतलब एक जो मलाड डक होती है, एक बत्तख होती है, वो सोच रहा है वो रोस्टेड, उसे भुनी हुई रोस्टेड मलाड डक वो खाएगा, सोच रहा है वो ये सब चीज़ें अभी। और क्या करेगा? थॉट्स ऑफ, सोची ने ऐसा सोचा, वुड बी अबाउट द थिंग विद ए बॉटल ऑफ वाइन एंड देन सम चीज़, ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड ए सिगार। अब वो देखो क्या क्या उसने सोचा, एक तो रोस्टेड मलाड डक खाएगा उसने सोचा है, और एक बॉटल वाइन पिएगा, फिर कुछ चीज़ खाएगा, फिर एक कप कॉफ़ी पिएगा, और लास्ट में फाइनली उसने क्या सोचा है कि वो एक सिगार पहनेगा। मतलब अब वो नीचे तो बेचारा वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि उसकी फटी फुटी पतलून है और टूटे हुए जूते हैं, लेकिन अभी रेस्टोरेंट में जाने से पहले उसने इतना कुछ सोच लिया है कि भाई मैं कॉफ़ी पीऊँगा, एक सिगार पीऊँगा, एक वाइन की बोतल पीऊँगा, कुछ चीज़ खाऊँगा, रोस्टेड मलाड डक खाऊँगा, बत्तख। सोफी ने ऐसा मन में विचार किया। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ। अब वो कह रहा है कि सिगार के लिए भाई $1 जो है वो काफ़ी रहेगा। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई एज टू कॉल फोर्थ एनी एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट। और वो कह रहा है कि इन सब का कुल खर्चा इतना नहीं था कि कैफे का मालिक नाराज हो जाए। मतलब उसने, सोफी ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसे सर्दी बिताने के लिए सिर्फ 3 महीने के लिए जेल के अंदर जाना था, उससे अधिक समय के लिए नहीं। तो वो कह रहा है कि इन सब का खर्चा इतना ही होगा कि जो कैफे का मालिक है वो 3 महीने के लिए उसे जेल भेजेगा, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो वो गुस्से में बदला लेने के लिए, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेने के लिए, उसे 6 महीने या फिर 1 साल के लिए कहीं जेल ना भेजते। तो वो पूरी प्लानिंग कर रहा है कि मेरा जो खर्चा है वो बस उतना ही होना चाहिए कि मुझे सिर्फ 3 मंथ्स की जेल हो, सिर्फ 3 महीने की जेल हो। आगे देखते हैं। एंड यट द मीट वुड हैव लीव हिम फिल्ड विद हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड। ये विंटर आइलैंड किसके लिए लगाया गया है? यहाँ पर प्रिजन के लिए लगाया गया है, जेल के लिए लगाया है। और सोफी सोचता है कि जब तक वो अपने विंटर आइलैंड मतलब जेल पहुँचेगा, इतना मीट उसका पेट भरने और उसके दिल को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। 3rd पैराग्राफ पे आते हैं।
बट एज सोपी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोपी ने रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर अपना पैर रखा, दी हेड वेटर्स आइट फेल अपॉन हिज स्टैटर्ड ट्राउजर्स एंड डिकेडेंट शूज, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर रखा ना रेस्टोरेंट के अंदर, जो हेड वेटर था उसकी नज़र जो थी उसके फटे हुए पतलून के ऊपर और उसके फटे हुए टूटे फूटे जूतों पर पड़ी। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, और उसने अपने मजबूत और तैयार हाथों से तुरंत उसने क्या किया, turned him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the Minacht Mallard. अब उसने क्या किया, जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी ना, उसने अपने स्ट्रॉन्ग, मजबूत और रेडी तैयार हाथों से उसने सोपी को पीछे कर दिया और धीरे से उसे बाहर निकाला और सड़क के किनारे ले गया। एंड अवर्टेड द इग्नोबल फेट, इग्नोबल का मतलब होता है डिसऑनरेबल, मतलब अपमानित, शर्मनाक। वो कहता है और इस प्रकार मल्लाड बत्तख के शर्मनाक भाग्य को टाल दिया। शर्मनाक भाग्य क्यों होता मल्लाड डक का, क्योंकि वो उसे खा जाता और उसके पैसे भी नहीं देता, तो बेचारी डक का जो था अपमान होता। वो कह रहा है कि उसके शर्मनाक भाग्य को भी उसने टाल दिया। दिन भर वरना यही बातें होती कि फ्री में खा के चला गया, फ्री में खा के चला गया। और जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, मजबूत और तैयार हाथ, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड, उसका क्या मतलब है, मजबूत और तैयार हाथ का मतलब था कि हेड वेटर ने सोपी के अंदर मतलब अंदर जाने दिए बिना ही, मतलब उसके अंदर एंट्री नहीं होने दी, उससे पहले ही तुरंत रेस्टोरेंट से उसे बाहर कर दिया, क्योंकि फटे पुराने जूते और फटे पुराने कपड़े हेड वेटर के सामने सोपी की असलियत बता रहे थे कि भाई ये आएगा, खाएगा और जाएगा, बिल तो देगा ही नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। अब सोपी क्या था, मतलब ब्रॉडवे की, सोपी जो था वो ब्रॉडवे की तरफ अब जो था वो चला गया। इट सीम्ड दैट हिज रूट टू द कोवेटेड आइलैंड वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन, और ऐसा लग रहा था कि उसका जो रास्ता था, मतलब उसको कहाँ जाना था, उसको तो जेल जाना था। अब सोपी जो था वो ब्रॉडवे पर विपरीत दिशा में तो मुड़ गया, लेकिन उसका प्लान जो था, बेचारे का फर्स्ट प्लान जो था उसका, वो फेल हो गया। उसे पता चल गया कि उसके पसंदीदा जगह, कोवेटेड आइलैंड मतलब पसंदीदा जगह, वो कौन सी है, उसकी पसंदीदा जगह जो है वो है जेल। यहाँ पर देखिए, कोवेटेड मतलब ग्रेटली डिजायर्ड, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो, बहुत ज़्यादा कामना हो। लिम्बो का मतलब होता है बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल, वो बॉर्डर प्लेस स्वर्ग और नरक के बीच का जो बॉर्डर प्लेस होता है ना वो। अब उसे लिम्बो, अब उसे जेल, यहाँ पर लिम्बो जो लगा है यहाँ जेल के लेंगे, अब उसे जेल जाने की कोई दूसरी तरकीब ढूंढनी होगी। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डेविस्ड, मतलब वो कह रहा है कि अब उसे ना जेल जाने के लिए कोई अपनी जो मनचाही जगह है जेल जाने के लिए, उसे कोई दूसरी तरकीब ढूंढनी होगी। At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. अब जो था 6th एवेन्यू के कॉर्नर कोने पर उस स्टोर की खिड़की जो बहुत आकर्षक, एट्रैक्टिव लग रही थी, जिसमें शीशे के पीछे बिजली की इलेक्ट्रिक लाइट्स यानी कि बिजली की रोशनी में कुशलता से, कनिंगली मतलब बहुत कुशलता से, सफाई से सामान रखा हुआ था, यानी कि शोकेस था वो एक। और यह दुकान जो क्या करती थी, ये दुकान जो है प्लेट ग्लास बेचती थी, कांच की प्लेट बेचती थी। इस वजह से इसका जो शोकेस था वो बहुत सुंदर था और बहुत ही अट्रैक्टिव था और उसमें ग्लास लगा हुआ था। अब सोपी को इतनी आकर्षक, इतनी शानदार दुकान देख के फिर से शरारत सूझती है। वो क्या सोचता है, सोपी टुक ए स्टोन, उसने एक पत्थर उठाया एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, और उसने क्या किया, उसे ग्लास पर दे के मारा। अब क्या हुआ, पत्थर के जोर से जो था खिड़की का शीशा जो था वो टूट गया। पीपल केम रनिंग अराउंड दिस कॉर्नर, और चारों तरफ से जो थे लोग जो थे वो दौड़ते हुए उस अपराध स्थल पर आए। ए पुलिसमैन इन द लीड, और सबसे आगे कौन था, एक पुलिसमैन जो था वो सबसे पहला व्यक्ति था उस स्थान पर पहुंचने वाला। सोपी स्टूड स्टूल विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स एंड स्माइल्स एट द साइट ऑफ द ब्रास बटन। सोपी जो था वो अपने हाथ अपनी पॉकेट में डालकर शांत खड़ा हुआ था और मुस्कुराया, ये देखकर कि अब तो जो था पक्का उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्रास बटन्स है ना यहाँ पर पुलिसमैन के लिए लगा है, पुलिस ऑफिसर के लिए लगा है। उसने सोचा कि अब जो पुलिस वाला है वो उसे मतलब पकड़ ही लेगा। Where is the man that done that? inquired the officer agitatedly. Agitatedly का मतलब है in a troubled और nervous manner, मतलब नर्वस तरीके से, चिढ़कर, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि चिढ़कर। अब पुलिस वाले ने चिढ़कर जो है सोफी से पूछा कि कहाँ है वो आदमी जिसने ऐसा किया है, मतलब जिसने ये शीशा जो है वो फोड़ा है।
डोंट यू थिंक, अब उस समय सोपी क्या कहता है देखो, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ, मतलब सोपी कहता है कि आपको नहीं लगता क्या कि मैंने ऐसा किया होगा, सेड सोपी, सोपी ने कहा विद ए फ्रेंडली वॉइस, बड़ी ही दोस्ताना आवाज में, एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्च्यून, क्योंकि उसे क्या लग रहा था, मतलब जैसे कोई ना बहुत ही सब कुछ एक अच्छे उद्देश्य के लिए किया था, मतलब मैत्रीपूर्ण तरीके से बात की, क्योंकि सोपी ने सब कुछ जो था एक उद्देश्य के लिए किया था। अब लेकिन उसके साथ अभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। डोंट यू थिंक दैट द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू, और जो पुलिसमैन था उसने तो सोपी को मतलब क्लू मानने से भी इनकार कर दिया, मतलब उसने माना ही नहीं कि ये सब काम जो है सोपी ने किया होगा। क्यों? क्योंकि एक तो सोपी उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली वे में बात कर रहा है, तो और ना वो वहाँ से भागा वो क्राइम करके। मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस, और वो क्या सोचता है कि भाई पुलिस, दुर्भाग्य से क्या हुआ उसके साथ, दुर्भाग्य ही बोलेंगे उसका, क्योंकि वो तो जा नहीं पाया पुलिस के हाथों, तो पुलिस अधिकारी ने उस पर संदेह ही नहीं किया और उसे अपराधी मानने से इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारी ने सोचा कि गलती करने वाले व्यक्ति सामने खड़े होकर अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही पुलिस वाले से इस तरह चैट करने के लिए खड़े रहेंगे कि भाई हाँ मैंने ऐसा किया है। वो क्या करेंगे, उसका मानना है कि भाई वो तो मौके से दे टेक टू देयर हील्स, ये एक ईडियम है, उसका कहने का मतलब है कि भाई टेक टू देयर हील्स एक ईडियम है कि भाई वो तो मौके से भागने की कोशिश करेंगे ना। द पुलिसमैन saw a man half way down the block running to catch a car, और कार पकड़ने के लिए इसी दौरान पुलिसकर्मी ने क्या किया, एक व्यक्ति को सड़क पर भागते हुए देखा। विथ ड्रॉन क्लब ही ज्वाइन इन द परसूट, और उसने क्या किया, मतलब अब पुलिस वाला जो था क्या किया, उसके पीछे दौड़ा उसे पकड़ने के लिए, पुलिसकर्मी युवक को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। सोपी विद डिस्कस्ड इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस अनसक्सेसफुल, और 2 बार विफल सोपी हृदय में दुख लिए आगे बढ़ने लगा। अनसक्सेसफुल हो गया ना, उसका दूसरा प्लान भी फेल हो गया। पहले में उसने क्या किया था, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊंगा फ्री का और फिर पुलिस वाले को दे देगा रेस्टोरेंट वाला मुझे बिल बुला के जब मैं बिल नहीं भरूंगा, ये उसका पहला था। दूसरा क्या था, उसने कांच तोड़ दिया शोरूम का। और तीसरा, अब आगे देखते हैं वो कौन सी प्लानिंग करता है। ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज ए रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस, अब वो कह रहा है कि रोड के उस पार दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट था ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस, मतलब जो मतलब ठीक ठाक था, मतलब बिल्कुल भी दिखावे वाला रेस्टोरेंट नहीं था, एकदम साधारण रेस्टोरेंट था बिना तामझाम वाला। तो सोपी ने सड़क के पार एक रेस्टोरेंट देखा और ये रेस्टोरेंट कैसा था, ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस, मतलब बिना तामझाम वाला, एक ये साधारण स्थानीय रेस्टोरेंट था। It catered a large appetites and modest purses. लार्ज एपेटाइट का मतलब बड़ी भूख, जिन लोगों की बहुत बड़ी भूख थी लेकिन मॉडर्स पर्सेज, मतलब उनको कम पैसे, ऐसा रेस्टोरेंट था जो मतलब जिनकी बड़ी भूख थी, मतलब खा तो ज़्यादा सकते थे लेकिन उनके पर्स के लिए वो हल्का था, मतलब बिल कम आता था उनका। इट्स क्रॉकरी एंड एटमोसफियर वर थिक, इट्स सूप एंड नेपरी थिन। ये रेस्टोरेंट जो था उन गरीब लोगों के लिए भोजन तैयार करता था जिनकी बड़ी भूख थी और वे ज़्यादा भोजन करना चाहते थे लेकिन उनके पास बहुत कम पैसे थे। और इस रेस्टोरेंट की जो क्रॉकरी थी और जो एटमोसफियर था वो सघन था, और वहाँ का जो सूप और नेपरी थी, मतलब जो टेबल का कपड़ा था वो कैसा था, वो पतला था। इनटू दिस प्लेस ऑफ एंड एटमोसफियर वर थिक, और जो एटमोसफियर था, वातावरण था, वो तो घना था लेकिन सूप और नेपरी जो टेबल पे बिछाने का कपड़ा था वो पतले थे। इनटू दिस प्लेस सोपी बिटुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज, और यहाँ सोपी बिना किसी कठिनाई के अंदर घुस गया, मतलब उसके कपड़ों को देख के भी किसी ने उसे रोका टोका नहीं, उसको आराम से रेस्टोरेंट में आने दिया। एट ए टेबल ही सेट एंड कंज्यूम्ड बीफ स्टीक, फ्लैपजैक्स, डोनट्स एंड पाई। ये चारों फूड आइटम है, पहला बीफ स्टिक, दूसरा है फ्लैपजैक्स, तीसरा है डोनट्स एंड पाई। और यहाँ पर बैठकर उसने बीफ स्टिक, फ्लैपजैक, डोनट और पाई खाई। फिर and then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers। और तब उसने किसे कहा, तब उसने वेटर को कहा कि the minutest coin, कि मतलब उसके पास एक भी पैसा नहीं है, मतलब वो और पैसा तो दोनों अजनबी हैं एक दूसरे से, मतलब पैसा वैसा तो वो जानता ही नहीं है, उसके पास कोई पैसा कुछ नहीं है। minutest मतलब एक धेला भी नहीं है उसके पास, वो दोनों अजनबी हैं। अब वो सोच रहा है कि भाई अब मैंने तो रेस्टोरेंट के ऑनर को मतलब बोल दिया है, वेटर को, कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, अब ये पुलिस को पक्का बुलाएगा। अब वो कहता है नाउ गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप, सेड सोपी। अब सोपी उसे कहता है ना अब जाओ और जल्दी से पुलिस को बुलाओ। एंड देन डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और वो कहता है कि भाई फिर मेरे जैसे जेंटलमैन को ना यहाँ पे वेट मत कराओ, तुरंत से जाके पुलिस को बुलाओ। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर एंड ए वॉइस लाइक बटर केक्स एंड एन आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल, हे कौन। अब वेटर क्या कहता है सुनिए,
अब वेटर कहता है तेरे लिए पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। मैनहट्टन कॉकटेल के बीच में वेटर ने बटर केक जैसी नरम आवाज, वॉइस लाइक बटर केक जैसी मतलब नरम आवाज और चेरी जैसी लाल आंखों के साथ कहा। मतलब गुस्से में उसकी आंखें जो थी चेरी की तरह लाल हो गई थी। और वो क्या करता है, अब देखिए, नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द कैलस पेमेंट टू वेटर्स पिस्ड सोपी। अब दो वेटर क्या करते हैं, सोपी को उठाकर सख्त फुटपाथ पर ले जाकर उसके लेफ्ट ईयर मतलब बाएं कान के ऊपर उसको उठाकर जाकर पटक देते हैं। कैलस पेमेंट मतलब सख्त फुटपाथ पर ले जाकर उसे पटक देते हैं। ही अरोज, वो उठा, जॉइंट बाय जॉइंट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 29 एंड हो चुका है। जॉइंट बाय जॉइंट एज ए कारपेंटर्स रूल ओपन्स एंड डस्टेड हिज क्लोथ्स। सोपी उठा और उसने, जैसे कारपेंटर होता है ना, वो अपना जो मापने वाला टेप होता है, मेजरिंग टेप होता है, वो खोलता है, उस तरह उसने क्या किया, अपने पूरे हाथ पैर मतलब खोल दिए, फैला दिए और उसने अपने कपड़े झाटे और जो उसकी जो बॉडी थी, अंग थे, उनको कारपेंटर की टेप की तरह जो था उसने उन्हें खोल दिया। अरेस्ट सीम्ड नाउ बट एन एल्यूसिव ड्रीम। अब जो उसको जेल जाने का उसका सपना था ना, वो बहुत दूर लग रहा था। उसे लग रहा था भाई अब तो, एल्यूसिव मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड, जो पाना उसे बहुत कठिन लग रहा था, मुश्किल लग रहा था। कैच और अचीव, जिसे प्राप्त करना, पाना उसे काफी मुश्किल और कठिन लग रहा था। एल्यूसिव का मतलब है, मतलब वो एक ऐसा सपना बन गया था उसके लिए जेल जाना, जिसे पाना उसे अब असंभव लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। यहाँ पे आइलैंड किसके लिए लगा है, वो आइलैंड पे थोड़ा ही जाना चाहता था किसी, वो तो जेल जाना चाहता था। तो यहाँ पे आइलैंड वर्ड का यूज जो है वो जेल के लिए किया गया है। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और जो आइलैंड था, जेल, उसे वो बहुत दूर लग रही थी। और जेल जाना, गिरफ्तारी उसे एक मतलब सपने की तरह लग रही थी, ऐसा सपना जिसे जो पूरा होना बहुत ही असंभव था। Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. अब अचानक सोपी को ना डर लग गया, वो डर से घिर गया कि किसी भयानक जादू ने, मतलब उसको ये अचानक वाला भय आ गया, डर लग गया। that some dreadful enchantment, कि किसी enchantment मतलब जादू, dreadful मतलब भयानक, किसी भयानक जादू ने क्या किया है, उसे गिरफ्तारी प्रूव मतलब had rendered him immune to arrest, मतलब उसे गिरफ्तारी प्रूव शक्तियां दे दी हैं, मतलब ऐसी शक्तियां दे दी हैं उससे जिससे ना उसकी गिरफ्तारी ही नहीं हो रही। मतलब वो ऐसे उल्टे पुल्टे काम किए जा रहा है, फिर भी कोई उसे जेल नहीं भेज रहा। तो वो कह रहा है किसी जादू ने, किसी भयानक जादू ने उसे गिरफ्तारी पूर्ण शक्तियां दे दी हैं। मतलब कितना अच्छा ह्यूमर डाला है यहाँ पे वो हेनरी ने। He was in a state of panic, and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theatre, he caught at the immediate straw of the disorderly conduct. और जब वो घबराहट की उस स्थिति में था, उसने एक अन्य पुलिसकर्मी को एक शानदार थिएटर के सामने इत्मीनान से टहलते हुए देखा और उसने तुरंत ही अनियंत्रित व्यवहार करने का अवसर लिया। He caught at the immediate straw of disorderly conduct, मतलब एक अनियंत्रित व्यवहार करने का तुरंत ही उसने एक्शन लिया कि भाई मुझे जल्दी से कुछ करना है। On the sidewalk, Soapy began to yell drunken gibberish at the top of the harsh voice. उसने क्या किया, फुटपाथ पर, साइडवॉक मतलब फुटपाथ पर, सोपी एक शराबी की तरह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। वो नाचने, चिल्लाने, बकबक करने लगा। ही डांस्ड, उसने नाचना, हाउल्ड, रावेड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काईज। वो नाचने, चिल्लाने, बकबक करने और सारा माहौल उसने जो था क्या किया, डिस्टर्ब द स्काईज, पूरा माहौल जो था उसने वो खराब कर दिया। The policeman merely twirled his club, turned his back to Soapy and remarked to a citizen. अब पुलिस वाले ने क्या किया, merely twirled का मतलब होता है turn something quickly, मतलब तेजी से किसी चीज को घुमा देना। अब पुलिसकर्मी ने क्या किया, अपना डंडा घुमाया, twirled his club, क्लब होती है जो पुलिस वाले हाथ में जो डंडा लेके चलते हैं ना वो, तो पुलिसकर्मी ने अपना क्लब घुमाया और सोपी की तरफ से पीट करके उसने एक सिटीजन से कहा, रिमार्क टू ए सिटीजन, एक नागरिक से क्या कहा, This one of them yelled at celebrating the goose egg they give to the Hartford College. Noisy but no harm. We have instructions to let them be. अब वो कहता है गूज एग्स क्या होता है, पहले गूज एग्स जानते हैं। गूज एग होता है जीरो और नथिंग व्हेन रेफरिंग टू ए स्पोर्ट्स स्कोर। जब एक स्पोर्ट स्कोर को रेफर करते हैं तो गूज एग का मतलब है जीरो या फिर कुछ भी नहीं, मतलब जीरो ही हुआ, जीरो और नथिंग। और अब यहाँ पर पुलिसकर्मी वाला क्या बताता है कि ये येल लड़कों को हार्टफोर्ड कॉलेज को गूज एग यानी कि जीरो मतलब शून्य अंकों से हराने का जश्न मनाते हुए देखें। इनको शोर कर चिल्लाकर खुशी मनाने के लिए परमिशन
इंस्ट्रक्शन दी गई है, लेकिन ये नुकसान नहीं करेंगे, बट नो हार्म, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं करेंगे। एंड वी हैव इंस्ट्रक्शन टू लेट देम बी, और हमें मतलब आदेश है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं करना है, वो जो कुछ भी जैसे भी वे इस उत्सव को मनाएं उन्हें मनाने दे। तो गुज एक्ट का मतलब ध्यान रखिएगा, जीरो और नथिंग व्हेन रेफरिंग टू ए स्पोर्ट्स स्कोर। जब किसी स्पोर्ट्स स्कोर को रेफर करते हैं तो इसका मतलब होता है जीरो या फिर नथिंग। आगे देखते हैं। डिसकंसोलेट सोपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट। अब क्या हुआ, वो तो बेचारा निराश हो गया, उसे समझ में आ गया कि भाई ये तो पुलिसकर्मी क्या किया, पुलिसकर्मी सोपी को गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि वो उसको भी एक कॉलेज स्टूडेंट ही समझ लेता है। अब सोपी क्या था, निराश होकर सोपी जो है वो अपने इस कार्य को, व्यर्थ उपद्रव को जो है वो अनअवेलिंग रैकेट को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है। वुड नेवर ए पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम। अब वो कहता है कि क्या पुलिस वाले उसे कभी नहीं पकड़ेंगे। वुड नेवर ए पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम, मतलब क्या कभी कोई पुलिसकर्मी उसे जो है नहीं पकड़ेगा। इन हिज फैंसी, अपनी कल्पना में, द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल आर्केडिया। आर्केडिया क्या होता है देखिए इधर, ए माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट इन द पेलोपोनीज ऑफ साउथर्न ग्रीस के पेलोपोनीज में वो एक पहाड़ी जिला है। इन पोएटिक फैंटेसी इट रिप्रेजेंट ए पास्टोरल पैराडाइज। और यहाँ पर इस जो पोएटिक, इस जो काव्यात्मक जो ये कल्पना है, इसमें इसका मतलब है देहाती स्वर्ग, पेस्टोरल पैराडाइज। तो अब आर्केडिया का मीनिंग आपको पता चल गया, तो इस पैराग्राफ का मतलब हम देखते हैं। अपनी कल्पना में, अब उसको क्या लगता है, उसकी कल्पना में जो आइलैंड है, जो जेल है, वो एक अप्राप्य स्वर्ग की तरह, मतलब उसे एक ऐसा स्वर्ग लग रही है कि भाई वो तो उसे, मतलब उसे स्वर्ग है वो उसके लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसे आराम से रात को ओढ़ने के लिए, सोने के लिए कमरा मिलेगा, रात को ओढ़ने के लिए कंबल, रजाई, वो सब मिलेंगे, और खाने के लिए तीनों टाइम खाना भी मिलेगा। तो ही बटन हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड। और अब क्या था, उसने अपने पतले कोट के बटन लगा लिए थे, क्योंकि हवा जो थी वो बहुत ठंडी हो गई थी। In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. Swinging light होती है मतलब झूलती हुई लाइटें, लटकती हुई लाइटें। अब उसने सिगार की एक दुकान में एक चमकीले कपड़े पहने हुए एक आदमी को एक लटकते हुए लैंप के नीचे सिगार जलाते हुए देखा। स्विंगलिंग लाइट मतलब लटकते हुए लैंप के नीचे जो था, उसने उसे सिगार जलाते हुए देखा। He had set his silk umbrella by the door on entering. और उसने दरवाजा मतलब उसने क्या किया, प्रवेश करते हुए उसने अपना रेशमी छाता जो है वो दरवाजे के पास रख दिया था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड। सोपी ने अंदर कदम रखा। ग्रैब्ड द अम्ब्रेला एंड सॉन्टर्ड ऑफ विद इट स्लोली जो अब सोपी क्या किया, वो अंदर कदम रखता है, छाता लेता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हेस्टिली। और जो सिगार वाला आदमी है वो भी क्या करता है, उसको पीछा करता है। सॉन्टर्ड का मतलब होता है गेव ए कंटेम्प्टुअस और मॉकिंग, मतलब हंसते हुए से, हंसी देना उसको, एक ऐसी सी मतलब जैसे उसको पता, मतलब उसने एक तरीके से हंसते हुए वो वहाँ से निकल गया। उसने उसको ये इशारा दिया कि देख भाई मैं तेरा चुरा के लेके जा रहा हूँ। और जो सिगार वाला आदमी था उसने क्या किया, उसने उसका जो था पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली। और उसने ना सख्त आवाज में क्या कहा, मेरा छाता। ओ इज इट स्नीयर्ड सोपी। ऐसा क्यों, सोपी ने नजर चुराते हुए, स्नीयर्ड सोपी मतलब नजर चुराते हुए सोपी ने उससे कहा। एडिंग इंसल्ट टू प्रिटी लार्सेनी। लार्सेनी का मतलब होता है थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी की चोरी करना। अब वो कहता है कि अब ओ इज इट स्नीयर सोपी एडिंग इंसल्ट टू प्रीटी लार्सेनी। अब सोपी क्या कहता है, सोपी ने नजर चुराते हुए उससे तिरस्कार पूर्वक पूछा, अच्छा वेल वाई डोंट यू कॉल ए पुलिसमैन, कि भाई तुम तेरा छाता है तो तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाता। आई टुक इट योर, मैंने इसे लिया है, योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तो तुम फिर कॉप को क्यों नहीं बुलाते हो। देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर। वो कहता है कि वो देखो वहाँ पर कोने पर एक खड़ा है। मतलब सोपी ने अम्ब्रेला भी चुरा लिया, देखो सोपी ने अम्ब्रेला भी चुरा लिया। और अब क्योंकि उसे तो जेल जाना है, तो वो अम्ब्रेला का जो मालिक है उसे कह रहा है, भाई हाँ तेरा अम्ब्रेला है, मेरा अम्ब्रेला है ये, मैंने तुझे अगर ये लग रहा है तेरा है तो जा पुलिस वाले को बुला और उसे बोल मेरी कंप्लेंट कर। अब आगे देखते हैं। दी अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स। अब जो छाते का मालिक था उसने अपनी चाल जो थी वो धीमी कर दी। सोपी डिड लाइकवाइज। और सोपी ने भी वैसा ही किया, उसने भी अपनी चाल धीमी कर दी। विद ए प्रीमोनिशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम द पुलिसमैन आईड एट टू क्यूरियसली। और सोपी ने भी वैसा ही किया, उसे शक था कि भाग्य फिर से पलटेगा, मतलब उसके विरुद्ध ही जाएगा, और वैसा ही हुआ। पुलिसकर्मी ने उन दोनों के कौतूहल को तो देखा। Of course said the umbrella man. Of course, बेशक छाते वाले ने कहा, well you know how these mistakes occur if it is your umbrella. वो कहता है यदि ये छाता तुम्हारा है तो ऐसी भूल कैसे हो गई।
आई होप यू विल एक्सक्यूज मी, वो कहता है मुझे आशा है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। मतलब वो छाता उसके मालिक का भी नहीं था, उसका भी वो चोरी का ही छाता था, इसलिए वो पुलिस वाले को क्यों बुलाएगा, क्योंकि वो उसका खुद का पर्सनल छाता था ही नहीं, उसके पास भी वो चोरी का ही छाता था। अब आगे वो कहता है आई होप यू विल एक्सक्यूज मी, वो कहता है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे, मतलब वो सोपी से माफ़ी मांग रहा है। आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट, इफ़ यू रिकॉग्नाइज इट एज योर्स वाई आई होप यू विल। वो कहता है कि आज ही सुबह मैंने एक रेस्टोरेंट से इसे लेने के लिए मतलब लिया था और आप मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे लगता है कि आप अपनी छतरी पहचानते हैं। वो सोपी को कह रहा है कि मुझे आशा लगता है कि भाई तू अपनी छतरी पहचानता है, मैंने भी ये सुबह एक रेस्टोरेंट से लिया था। अब आगे सोपी कहता है ऑफ कोर्स इट इज़ माइन, सेड सोपी सावेजली। अब सोपी कहता है हाँ भाई बेशक ये मेरा ही छाता है, बेशक। अब वो सोपी कहता है हाँ भाई बेशक वो मेरा है, सोपी ने गुस्से से कहा, सावेजली मतलब गुस्से से कहा। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड, और वो व्यक्ति जिसका छाता था खो गया था, वो जो था वो लौट गया। द पुलिस मैन हरीड टू असिस्ट ए टॉल ब्लॉन्ड इन एन ओपेरा क्लॉक अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रीट कार दैट वॉज अप्रोचिंग 2 blocks अवे। 2 block दूर से एक स्ट्रीट कार को आते देख पुलिसकर्मी सड़क के दूसरी ओर एक ओपेरा बेज में एक लंबे गोरे भूरे वाले व्यक्ति की सहायता के लिए दौड़ा। ब्लॉन्ड का मतलब होता है भूरे बालों वाला व्यक्ति। सोपी वॉकड ईस्टवर्ड थ्रू ए स्ट्रीट डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स, और मरम्मत के कारण सोपी पूर्व की ओर एक क्षतिग्रस्त टूटी हुई रोड सड़क की ओर जो था वो बढ़ गया। ही हर्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकेवेशन, और उसने गुस्से में छाते को एक गड्ढे में, एक्सकेवेशन गड्ढे में फेंक दिया। ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वियर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स, और वो जो था उन लोगों के बारे में कुछ बुदबुदाया जो हेलमेट पहनकर और लाठी लेकर चलते हैं। मतलब उसने पुलिस वालों के बारे में कुछ बुदबुदाया। एक्चुअली वो उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे थे ना, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उनके बारे में कुछ मटरिंग किया, बुदबुदाया। मटर्ड मतलब बुदबुदाया। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेज, क्योंकि वो तो उनके क्लचेज में पकड़ में रहना चाहता था। They seem to regard him as a king who could do nothing wrong, और वे तो उसे एक ऐसा राजा, ऐसा अचूक राजा मानते थे भाई जिससे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। At length Sophie reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. कुछ दूर चलने के बाद सोपी ईस्ट पूर्व की तरफ एक कम ट्रैफिक व शोर वाली सड़क पर पहुंचा, जहां चमक और उथल पुथल कहती थी फेंट थी, मतलब फीकी थी, हल्की थी। टर्मोइल का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, ए स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस मतलब बहुत शोर शराबे वाली स्थिति जो होती है वो। He dragged himself towards Madison Square, for the homing instinct सर्वाइव्स इवन व्हेन द होम इज ए पार्क बेंच। अब खुद को सोपी ने क्या किया, खुद को मेडिसिन स्क्वायर की तरफ वो घसीटता हुआ चला गया, क्योंकि जो होमिंग इंस्टिंक्ट है, होमिंग इंस्टिंक्ट का मतलब होता है घर वापसी की वृत्ति, वो जीवित रहती है तब भी जबकि घर एक पार्क की बेंच है। वो तो बेचारा मेडिसन स्क्वायर जो पार्क है न्यूयॉर्क का, उसमें बेंच पे सोता था, लेकिन अब वो पूरा हार गया है, कोई पुलिस वाला उसे नहीं पकड़ रहा है, तो लास्ट में वो अपने घर जा रहा है। मतलब उसका घर क्या है, जो पार्क की बेंच। तो यहाँ पे राइटर ओ हेनरी कह रहा है कि जो घर वापसी की जो वृत्ति होती है ना, वो जीवित रहती है तब भी जबकि घर जो है वो एक पार्क की बेंच हो। कितना इमोशनल सा है यहाँ पे कि बेचारा अपने घर में मतलब पार्क की बेंच पे सोता है और उस पे सोने के लिए भी वो बेचारा वापस जा रहा है। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर सोपी केम टू ए स्टैंड स्टिल, लेकिन असामान्य रूप से शांत एक कॉर्नर पर सोपी रुक गया। स्टैंड स्टिल मतलब रुक गया, शांत खड़ा हो गया। हियर वॉज एन ओल्ड चर्च, क्वाइंट एंड रैम्बलिंग एंड गैबल्ड। यहाँ पर एक बहुत पुराना चर्च था, वह क्वाइंट मतलब विचित्र था और विशाल मतलब रैम्बलिंग मतलब विशाल, बहुत दूर तक फैला हुआ था। एंड गैबल्ड, गैबल्ड होता है मतलब ट्राइंगल की शेप में जो होता है ना, जिसका ऊपर का हिस्सा ऐसे त्रिभुज जैसा होता है ऐसे, और फिर नीचे से वो ऐसे बना हुआ होगा इस शेप में, तो वो होता है ट्राइंगल शेप में। ट्राइंगुलर यहाँ पर दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टर विद गोबेज द ट्राइंगुलर अपर पार्ट ऑफ ए वॉल, मतलब वॉल का जो ऊपर का पार्ट होता है वो ऐसे ट्राइंगुलर होता है। थ्रू वन वॉयलेट स्टेंड विंडो ए सॉफ्ट लाइट ग्लो, एक बैंगनी रंग की खिड़की से एक नरम सॉफ्ट रोशनी जो थी वो चमक उठी। ग्लोड मतलब चमक उठी। वेयर नो डाउट, जहां निसंदेह द ऑर्गेनिस्ट लॉइटर्ड ओवर द कीज मेकिंग श्योर ऑफ द मास्टरी ऑफ द कमिंग सप्त एंथियम, जहां पर जो ऑर्गेनिस्ट थे, ऑर्गेनिस्ट मतलब जो ऑर्गन बजाते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, वो आने वाले शब्द के गान की अपनी महारत मास्टरी को सुनिश्चित करते हुए ऑर्गन की कीज के ऊपर जो थे वो अभ्यास कर
कर रहे थे। सप्त एंथियम मतलब शब्द के गान के लिए। अब शब्द क्या होता है? शब्द एक पवित्र दिन है जिसे परमेश्वर ने स्मरण रखने और पवित्र मानने की आज्ञा दी है। और बाइबल क्या है? हर शनिवार के 7वें दिन को आराधना के सही दिन के रूप में उल्लेखित एक्सप्लेन करती है। मतलब उस दिन वो लोग पूजा करते हैं, विश्राम करते हैं। इसे यहूदियों और ईसाइयों के द्वारा पूजा के दिन के रूप में मनाया जाता है। आप इसे, और यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, ए डे ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड ऑब्स्टिनेंस फ्रॉम वर्क केप्ट बाय ज्यूज एंड क्रिश्चियन। जिसको ज्यूज होते हैं, जो यहूदी होते हैं वो, और क्रिश्चियंस जो हैं वो उसको पूजा के दिन के रूप में मनाते हैं। उस दिन वे पूजा पाठ करते हैं। अब आगे चलते हैं। फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट टू सोपीज ईयर स्वीट म्यूजिक दैट कॉट एंड हेल्ड हिम ट्रांसफिक्स्ड अगेंस्ट द कन्वोल्यूशंस ऑफ द आयरन फेंस। और वहाँ पर सोपी के कानों में मधुर संगीत आया जिसने उसे लोहे की बाड़ की जो कॉइल्स थी उससे बांध के रखा। मतलब ट्रांसफिक्स्ड मतलब उसे बांध के रखे अगेंस्ट द कन्वोल्यूशंस। कन्वोल्यूशंस होती हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कॉइल्स और ट्विस्ट मतलब रस्सी, तार एटसेट्रा जो लोहे की होती हैं वो, उनसे उन्हें सोपी को बांध के रखा। और वो क्या करता रहा? वो संगीत को जो था, वो सोपी जो था उसे वहाँ खड़ा रह के उस संगीत को उसे सुनता रहा। वो उसे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। द मून वॉज अबव फुल एंड रेडियंट। ऊपर पूर्ण दीप्तिमान चमकीला चांद था। व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस वर फ्यू। और जो कुछ वाहन और पैदल यात्री थे। स्पैरोज ट्विटर्ड स्लीपली इन द ईव्स और ए लिटिल वाइल द सीन माइट हैव बीन ए कंट्री चर्चयार्ड। कुछ वाहन और पैदल यात्री दिखाई रहे थे। गौरैया छत पर, छत कह सकते हो, आप छज्जा कह सकते हो, पर नींद में चहचहाती थी। और जल्दी ही यह दृश्य जो था एक गांव के गिरजाघर जैसा हो जाता है। चर्च यार्ड मतलब गांव का जो गिरजाघर है, कंट्री चर्च यार्ड मतलब गांव के गिरजाघर जैसा हो जाता है। एंड द एंथियम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस। और जो ऑर्गेनिस्ट जो गाना गा रहे थे उन्होंने सोपी को सीमेंट कैसे मजबूत कर देता है ना किसी भी चीज़ को, उनके द्वारा जो गीत बजाया जा रहा था उसने सोपी को उस लोहे की जो बाड़ थी उसके साथ स्तब्ध कर दिया था। फॉर ही हैड नोन इट वेल इन द डेज व्हेन हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड रोजेज एंड एम्बिशंस एंड फ्रेंड्स एंड इमैक्यूलेट थॉट्स एंड कॉलर्स। क्योंकि वह उस गीत को अच्छी तरह से जानता था जब उसके जीवन में कौन थी? माँ थी। मदर्स यानी कि माँ थी। गुलाब के फूल थे। एंड एम्बिशंस मतलब आशाएं थी। एंड फ्रेंड्स और दोस्त थे। एंड इमैक्यूलेट्स थॉट्स एंड कॉलर्स और अच्छे विचार और अच्छे लोग थे। कॉलर्स मतलब यहाँ लोगों के लिए लगाए गए। अच्छे मतलब कहते नहीं वाइट कॉलर है, ये ब्लैक कॉलर, ऐसे वाइट कॉलर मतलब अच्छे लोग उसके जीवन में थे। The conjunction of Sophie's receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in soul. सोपी के दिमाग की जो ग्रहणशीलता थी और पुराने चर्च के प्रभाव के संयोजन, कंजंक्शन मतलब संयोजन ने अचानक उसके दिल में अजीब और अद्भुत परिवर्तन ला दिया था। वंडरफुल चेंज मतलब अद्भुत परिवर्तन ला दिया था। ब्रॉट मतलब लाया, सडन अचानक एक अद्भुत परिवर्तन, अजीब और अद्भुत परिवर्तन उसके जीवन में ला दिया था। ही viewed with rising horror the pit into which he had tumbled। और वो इस बात से भयभीत था कि किस हद तक गिर गया था। He degraded days, unworthy desire, dead hopes, ragged faculties एंड बेस मोटिव्स दैट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस। वो बेचारा मतलब भयभीत है सोचकर कि वो किस हद तक गिर गया था। अपमानित दिन, तिरस्कार, अयोग्य इच्छाएं, मृत टूटी हुई आशाएं, फिजूल खर्ची और जीवन का अर्थहीन उद्देश्य जिसने उसके वजूद को बनाया था। मतलब वो बेचारा अच्छा था बचपन में, लेकिन इन सब चीज़ों ने, फिजूल खर्ची ने, अपमान ने, तिरस्कार ने, अयोग्य इच्छाओं ने, टूटी फूटी मृत आशाओं ने, इन सब चीज़ों ने उसके वजूद को कैसा उद्देश्यहीन, अर्थहीन बना दिया था। एंड ऑल्सो in a moment his heart responded thrillingly to this strange mood। और अचानक ही एक क्षण में उसका हृदय इस विचित्र मनोभाव से प्रफुल्लित हो उठा था। थ्रिलिंगली मतलब प्रफुल्लित हो उठा था। ए स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम टू, पेज नंबर 31 एंड हो गया है, पेज नंबर 31 एंड हो गया, मूव करते हैं 31 की तरफ, 32 की तरफ। ए स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम टू बॉटल विद हिज डेस्परेट फैक्ट। और क्या हुआ था? और अचानक ही मतलब उसका हृदय और एक प्रबल आवेग, एक इच्छा शक्ति ने उन्हें इस दुखद तथ्य का सामना करने के लिए प्रेरित किया था। डेस्परेट फैक्ट मतलब दुखद तथ्य का।
ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर एंड वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। वो कहता है कि वो अपने मतलब वो इस दलदल से अपने आप को बाहर निकालेगा और अपने व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण करेगा। वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन मतलब वो अपने व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण करेगा। ही वुड कंकर द इविल दैट हैड एनस्लेव्ड हिम, और वो उस इविल बुराई पर विजय प्राप्त करेगा, उसे जीत लेगा। कंकर करेगा मतलब जीत लेगा, प्राप्त करेगा, जिसने उसे ऐसा इंसान बना दिया था जैसे कि उसकी फिजूल खर्ची है वो सब ने। एनस्लेव मतलब उसे गुलाम बना दिया था। देयर वॉज टाइम, अभी भी समय था। ही वॉज यंग येट, वो अभी भी जवान था। ही वुड रिसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एंड एम्बिशंस एंड परस्यू दैम विदाउट फॉल्टरिंग। वो कहता है कि वो अपने पूर्व जो उसकी सुप्त महत्वाकांक्षाएं हैं उनको फिर से जगाएगा और बिना डगमगाए उनका जो था वो पीछा कर सकता था। दो सोलमन बट स्वीट ऑर्गन नोट्स हैड सेट अप ए रेवोल्यूशन इन हिम। उन पवित्र और अति मधुर स्वरों ने उसके भीतर जो थी क्रांति ला दी थी। स्वीट ऑर्गन नोट्स मतलब जो मधुर स्वर थे उन्होंने उसके भीतर एक क्रांति ला दी थी। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। टुमारो ही वुड गो इनटू द रोरिंग डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क। वो कहता है कल वो हलचल, रोरिंग मतलब हलचल भरे शहर में जाएगा और कुछ काम ढूंढेगा। रोरिंग मतलब हलचल भरे हुए शहर में जाएगा और कुछ काम ढूंढेगा जिले में। ए फर इम्पोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम ए प्लेस एज ए ड्राइवर, और एक बार एक फर इम्पोर्टर ने, फर आयातक ने एक बार उसे ड्राइवर की नौकरी की पेशकश की थी। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड ही वुड, अब वो कहता है कि वो इस दुनिया में कुछ बन जाएगा। सोपी फेल्ट ए हैंड लेड ऑन आर्म, अब सोपी को अपने हाथ पर एक हाथ महसूस हुआ। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द इम्पेसिव फेस ऑफ ए पुलिसमैन, और जल्दी से सिर घुमाते हुए उसने एक पुलिस वाले का ठंडा भावहीन चेहरा देखा। व्हाट आर यू डूइंग हियर, वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आस्क्ड द ऑफिसर, उस पुलिस अधिकारी ने पूछा। नथिंग सैड सोपी, कुछ नहीं सोपी ने कहा। देन कम अलोंग सैड द पुलिसमैन, तो पुलिस वाला कहता है चलो मेरे साथ आओ। 3 months ऑन द आइलैंड सैड द मैजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और 3 महीने जेल में अगली सुबह पुलिसकर्मी कोर्ट में न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिया। चैप्टर एंड हो चुका है। ओ हेनरी, तो कितना बड़ा ट्विस्ट आया, मतलब जब सोफी में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका था और वो सोच रहा था कि नहीं भाई अब तो मुझे कुछ करना है, मैं अपने आप को एक अच्छा आदमी बनाऊंगा, ठीक उसी वेरी मोमेंट पे क्या होता है, उसको पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाते हैं और उसे 3 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं। तो ओ हेनरी की जो स्टोरीज है उनमें हमेशा एक गजब का ट्विस्ट आता है, तो इस कहानी में भी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है। तो चलिए हमारा चैप्टर एंड हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K Science को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।